फिर से वापस दोबारा भाई यार गंदा गेम हुआ ठीक है ओके चलो लेट्स रोल देन हेलो एवरीवन यू आर बैक इन फ्रंट ऑफ यू आप सबके सामने हम दोबारा से हैं आज एक्चुअली आज दिन में बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई वेंट फॉर लॉन्ग टाइम कुछ 1.25 घंटे राइट and then we realized that somehow the recording had stopped so we are trying to do it again that's why you'll see the backdrop of night अभी रात हो चुकी है जबकि हम पहला शूट दिन में कर रहे थे 4-5 के करीब right so wait having said that welcome everyone to the 4th episode of TIF Talk Show आप सब लोगों का TIF Talk Show के चौथे एपिसोड में स्वागत है TIF which stands for the Indian Factographer ये हमारा हैंडल भी है and Factographer name actually इस वजह से हमने लिया था because we want to talk about history right history some different topics different right wherein topics. we're trying to find out the facts about different aspects of life right तो उसी के थ्रू फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और अभी हम आप लोगों के सामने TIF टॉक शो के साथ चौथी बार आप लोगों के सामने दोबारा से प्रस्तुत हैं सो रवि कैसा लग रहा है आपको 3 एपिसोड चौथा एपिसोड आज काफ़ी अच्छा और आप लोग का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है और इसी तरह हमारा सहयोग करते रहें और हमें प्रोत्साहित करते रहें और अगर कुछ सजेशन हो आपका जो आप हमें चाहते कि हम करें तो डेफिनेटली लेट अस नो और बिल्कुल और इंटेंशन भी यही है कि हम जैसी बातचीत चल रही है हमारी में कुछ सजेशंस भी आ रहे हैं सो हम उन सारे सजेशंस को कोशिश कर रहे हैं इनकॉर्पोरेट करें स्लोली द टॉपिक जो है हम लोग का द टॉपिक्स विल आल्सो डाइवर्सिफाई बातचीत थोड़ी और प्रखर होगी और मुखर भी होगी राइट तो दैट सेड एक और अच्छी न्यूज़ हमारे लिए ये है कि हमारी दूसरी किताब जय संहिता ट्रायलॉजी की दूसरी किताब खांडवप्रस्थ वो भी प्रिंटिंग के प्रोसेस में है जो thode दिन में हमें मिल जाएगा थर्ड किताब जो हमारा है दैट इज़ कुरुक्षेत्र राइट वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है सो जैसे जैसे हमारी जर्नी इधर बढ़ रही है वैसे वैसे ही हमारी जर्नी यहाँ भी बढ़ेगी कोशिश यही रहेगी कि वी ब्रिंग ऑल ऑफ दैट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन टू यू वेर इन यू आर आप समझ भी रहे हो और बाकी चीज़ों पर बात भी कर रहे हो तो हमारा इंटेंशन यही है दैट्स हाउ विल आल्सो गो हेड विल आल्सो प्रोग्रेस तो ये कहते हुए हमारे आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं आज हम बात करने वाले हैं 106 लोगों के बारे में जी जैसा कि आपने देखा कि हमारा पहला एपिसोड भीष्म के बारे में था और दूसरा द्रोण और तीसरा हमने डिटेल में धृतराष्ट्र पांडव माद्री गांधारी और कुंती के बारे में बात किया तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं कौरव और पांडवों के बारे में उनकी अर्ली लाइफ से कैसे उनका जन्म हुआ से टिल द वॉर हम बात करेंगे मतलब टोटल 100 कौरव भाई जो गांधारी पुत्र थे एक और कौरव युयुत्सु जो धृतराष्ट्र और उनकी दासी के से हुआ था एक उनकी पुत्री दुशाला और 5 पांडव तो हाँ मतलब लेट्स स्टार्ट द जर्नी राइट कि स्टार्ट करते हैं कि आखिर इनका जन्म हुआ कैसे तो सबसे पहले हम कौरवों से शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर हम पांडवों के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि हम पिछले एपिसोड में आप लोग देख सकते हैं हमारा पिछला तीसरा एपिसोड वो धृतराष्ट्र पांडु माद्री कुंती और गांधारी पे है तो उसमें हमने थोड़ा सा ब्रीफ बात किया है कैसे उनकी जन्म हो रही है कौरवों की बट आज हम डिटेल में बात करेंगे तो धृतराष्ट्र और गांधारी की शादी होने के बाद और कुछ समय पांडु राजा थे बट कुछ ऐसी घटना हुई जो ऋषि किंगडम के श्राप के वजह से वो अपना राजपाट त्याग करके एक तरह से वियोग में है वो जंगल की ओर चले गए और धृतराष्ट्र को कार्यवाही राजा बनाया गया और फिर वो राजपाट कर रहे हैं और
इसी बीच गांधारी वेद व्यास काफ़ी धर्मपरायण स्त्री थी, शिव भक्तनी थी। और वेद व्यास एक बार उनकी ये भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिए कि आप 100 पुत्रों की माता बनेंगी। और ईश्वर की देन से उन्हें वो प्रेग्नेंट हुई और काफ़ी खुश थी वो। साथ ही साथ जब पांडव सुने कि उनकी भाभी और भैया को बच्चा होने वाला है, तो वो थोड़े व्यथित थे कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, मैं अपनी पत्नियों को ये ममता का सुख, मातृत्व का सुख नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो काफ़ी व्यथित थे और इनकी पीड़ा देख के कुंती ने अपना एक सीक्रेट रिवील किया और पांडु को इस तरह से कि मैं पिता नहीं बन पाऊँगा। तो उन्होंने बताया कि एक मैं मंत्र जानती हूँ जो मुझे अपने जब मैं कुंती भोज के यहाँ रह रही थी तो दुर्वासा ऋषि एक बार मेरे यहाँ पधारे थे और उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद दिया था, खुश होकर उनकी सेवा से खुश होकर आशीर्वाद दिया था कि आप किसी भी देव का आवाहन करेंगी तो आपको वो देव आएंगे आपके पास और आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है उनसे। दुर्वासा ये भी कि हाँ फ्यूचर में क्या होने वाला उसको दृष्टिकोण को रखते हुए वो आशीर्वाद दिए। और कुंती ने आशीर्वाद फिर पांडु को बताया कि हाँ ऐसा आप इस तरीके से मैं आपके लिए पुत्र दे सकती हूँ। पांडु ने भी बताया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे पास ये गुण है और हमारा भी जन्म इसी प्रकार हुआ है एक वेद व्यास के नियोग की वजह से। तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम एक पुत्र दो मुझे, और वो पुत्र पहला पुत्र जो मैं चाहता हूँ वो धर्म का होना चाहिए, ताकि वो आने वाले पीढ़ियों को धर्म का रास्ता दिखाए और साथ ही साथ अपने भाइयों और सबके लिए आदर्श हो। हाँ मतलब हाँ करेक्ट, मेक सेंस। तो पहले इस वजह से पहले धर्मराज आए थे जिन्होंने फिर हाँ पहला पुत्र उनका धर्मराज से, और इसी टाइम पे हस्तिनापुर में गांधारी जो थी वो भी प्रेग्नेंट थी, बट उनकी प्रेगनेंसी थोड़ी प्रोलॉन्ग चली जाती है। उनकी प्रेगनेंसी लॉन्ग चली जाती है और वो सुनती हैं। और साथ ही साथ धृतराष्ट्र और गांधारी को ये भी है कि पांडु को तो बच्चा हो नहीं सकता है, तो आने वाली पीढ़ी का जो भी मेरा बच्चा होगा वही युवराज होगा या राजा बनेगा। तो जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडु का पहला पुत्र आ चुका है, मतलब आने वाले जनरेशन का पहला पुत्र, तो थोड़ा सा मन में व्यथा थी, पीड़ा थी। और गांधारी को ये भी था कि इतने समय तक मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे बच्चा नहीं हुआ। तो वो उस क्रोध में अपने पेट पे ही बहुत जोर से प्रहार किया, जिसके कारण एक मांस का लोथड़ा सा निकला और उसे देखकर गांधारी और रोने लगी कि क्या है, और काफ़ी अपने आप को मतलब डिमोटिवेट सा फील कर रही थी। तो फिर व्यास आए और बोले कि मेरा जो आशीर्वाद है कभी वो फेल नहीं हो सकता है, तो तुम एक काम करो, एक मुझे 100 घड़ा दो, क्योंकि मैंने तुम्हें 100 पुत्र का आशीर्वाद दिया, 100 घड़ा दो। और फिर उन्होंने 100 घरों में ये सारे इन मांस के एक सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन एनवायरनमेंट, एक सर्टेन ह्यूमिडिटी पे इसको रख दो तुम। So, मतलब अगर हम टेक्निकली देखें और इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो कैन वी से दैट कौरव जो थे वो एक्चुअली दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबीज थे, राइट? अगर आप मोर और लेस कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी वही प्रोसेस है आज के डेट में। हाँ विज्ञान थोड़ा आधुनिक हो चुका है और हम हमेशा विज्ञान को अभी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जो हमारे आँख के सामने है वही विज्ञान है, अर्थ हम सबको नकार देते हैं। तो अगर वो माँ के गर्भ में नहीं हो रहा है, वो बाहर हो रहा है, तो हाँ कह सकते हैं एक प्रकार का वो है। और इसी में फिर इसी तरफ जब ये कौरव घड़े में इनका ये होता है, उसी तरह दूसरी तरफ महाराज पांडु की एक और इच्छा होती है कि भाई हमें एक और पुत्र चाहिए। जब ये घड़ा में ये प्रोसेस डाला गया तो महाराज पांडु का एक और इच्छा है कि दूसरा पुत्र हो, वो पुत्र बलशाली हो। धर्म का एक पुत्र आ चुका है, एक मुझे बलशाली बल चाहिए मुझे, तो पवन से बलशाली, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पवन पुत्र एक का वाहन किया। पवन देव से एक उन्होंने एक पुत्र की इच्छा प्राप्त की, और जैसा कि मंत्र के द्वारा सिद्ध प्राप्त था, कुंती ने उनका वाहन किया और उन्होंने एक पुत्र दिया।
और साथ ही साथ उसी समय जब भीम का जन्म हो रहा है, उसी समय इधर भी कौरवों के यहाँ भी दुर्योधन का जन्म हो रहा है। तो दुर्योधन और सारे कौरव एक ही साथ, दुर्योधन और भीम एक ही एज के हैं, और बाकी उसके बाद दुशासन वगैरह भी साथ ही साथ हुए हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो कहानी में जिसकी चर्चा है वो ये है कि जब वो 100 घड़े मंगवा के वो कर रही थी, तो एक टुकड़ा उनका बचा, और उनके मन में इच्छा है गांधारी की मेरी एक पुत्री भी हो। बिल्कुल। तो उस उसको एक अलग सेपरेट घरे में वो रख देती हैं, और सेम कंडीशन को मानते हुए। और भीम इन 100 पुत्रों के बाद फिर उधर भीम हो रहा है, इधर 100 पुत्र हो गए। फिर एक बार जंगल में ही ऐसे ही एक घटना होती है कि भीम को कुंती अपने गोद में लेके घुमा रही हैं, खिला रही है। तभी एक बाघ ने अटैक कर दिया, और उसको देख के कुंती डर गई, और एकाएक उनके हाथ से भीम छूट गए। तो और वो आंखें बंद कर ली बाघ को देख के, नेचुरल एक इंस्टिंक्ट। हाँ, तो फिर पांडु आए और बाघ को किसी तरह कंट्रोल किया, और तब वो पीछे पलट के देखें तो भीम एक पत्थर पे गिरे हुए हैं, और पत्थर टुकड़े हो चुकी है। तो ये एक बल दिख रहा है, बट साथ ही साथ पांडु ये सोचे कि हाँ, मुझे एक अल्टीमेट वॉरियर चाहिए जो सबको प्रोटेक्ट भी कर सके। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे एक इंद्र समान एक पुत्र चाहिए, फियर्स वॉरियर। और इंद्र का फिर आवाहन किया गया, और इंद्र से उन्हें एक पुत्र मिला, वो अर्जुन आए। और उसी समय गांधारी की जो एक घड़े में उन्होंने वो रखा हुआ था, तो उनसे एक पुत्री हुई, वो है दुशाला। और इसी बीच में जब गांधारी प्रेग्नेंट होती हैं, जिसकी चर्चा है पुस्तक में भी, कि जिस समय गांधारी प्रेग्नेंट होती है उसी समय धृतराष्ट्र जो है उनको एक और पुत्र होता है उनकी दासी के। हाँ, उनकी दासी से एक पुत्र हो रहा है, और वो पुत्र है युयुत्सु, राइट। तो इस तरह से हमारा सारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के प्रिंसेस आ चुके हैं। तो एक और चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम चाहें तो 100 पुत्र हैं। हमने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है कि वो 100 भाई कौन से थे। मेनली हम जानते यही हैं कि महाभारत में 100 कौरव हैं, बट दुर्योधन, दुशासन, युयुत्सु टू सम एक्सटेंट, और विकर्ण। हाँ, और विकर्ण, राइट। इसके अलावा हमने जनरली किसी का नाम नहीं सुना है। हाँ, हमने नहीं सुना है। और हमने अपने रिसर्च में इन सभी कौरवों का नाम लिखा हुआ है अपनी पुस्तक में। बिल्कुल। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप एक्चुअली यू कैन गो हेड एंड रीड इट। और शुड वी रीड 10-15 नाम उठा के पढ़ें क्या? नो, पढ़ सकते हैं। हाँ, तो आप कंटिन्यू रखिए, इधर ये हो रहा है। मैं ढूंढता हूँ कि ये नाम है कहाँ। नहीं। और उसके बाद फिर उसके बाद हमें कौरवों का लालन उनका वो राजमहल में उनकी परवरिश हो रही है, और पांडवों की जंगल में हो रही है। फिर कुछ समय पश्चात हमें ये पता चलता है कि पांडवों की मृत्यु हो गई। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया है कि किंदम ऋषि के श्राप से उनको ये श्राप मिला होता है कि जब भी तुम्हें कामेच्छा होगी तुम तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और एक दिन ऐसे ही घटना हो गई जहाँ पे पांडु कामवश पत्नी मादी के नजदीक जाते हैं, और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके पश्चात ऋषि मुनि जो भी जंगल में होते हैं, उन्होंने, मैं एक सेकंड यहाँ रोकता हूँ, मुझे ये मिल गया। कुछ नाम जो मैं लेना चाहूँगा इस लिस्ट से, दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, इसके बारे में हम सब जानते हैं। कुछ और नाम है, विंद, अनुविंद, दुर्मुख, कर्ण, विकर्ण, शल, सत्व, चित्राक्ष, सुलोचन, विकट, विवित्सु। काफ़ी है 100 दुर्विगा, तो मेरे ख्याल से, राइट। हाँ, 100 में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सब हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको अगर इच्छा है और डिटेल में पढ़ने की तो आप ऑफकोर्स बुक पढ़ सकते हैं। हाँ, तो राइट। तो यहाँ पे आपको पांचों पांडव का जन्म हो जाता है। पांचों पांडवों का जन्म हो गया है, पांडु की मृत्यु हो गई है, और ऋषियों के सलाह से उनको बोला जाता है कि, तो दिस इज टेक्निकली अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 10-12 साल बीत चुका है, उससे ज़्यादा ही। हम ये देखते हैं कि युधिष्ठिर जो सबसे बड़े हैं उनकी उम्र लगभग 15-16 साल की हो रखी है, किशोरावस्था में है। अर्जुन 12-13 के हैं। और तो महाराज पांडु के मरने के बाद फिर आसपास के ऋषि मुनि बोलते हैं कि भाई अब आप यहाँ पे रहना आपके लिए डेंजरस है, सो आप वापस हस्तिनापुर। हाँ, क्योंकि एक वो हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, और उनको शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और शस्त्र शास्त्र सारी अस्त्र की भी शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। तो
ऋषियों की सलाह से कुंती जो हैं वापस वो हस्तिनापुर में आई, और इसी दौरान यहाँ पे दुर्योधन और सारे भाई यहाँ पे राजमहल में वो रह रहे हैं। और इन्हें कोई आइडिया है या नहीं आइडिया है, ये डिबेटेबल है, बट ये लोग काफ़ी स्वतंत्र पूर्वक रह रहे हैं। मतलब उन्हीं का राज्य है, करेक्ट। पापा उनके पापा पिताश्री जो हैं वो महाराज हैं, तो ऑफ कोर्स दुर्योधन सबसे बड़े, और पूरे कौरव भी एक्चुअली पूरी जिंदगी भर उन्हीं को फॉलो भी करते रहते हैं, जो दुर्योधन बोल रहे हैं वो वही हो रहा है। सारे दुर्योधन ही मेन फेस है हमारा, कौरव पैक ऑफ द लीडर ऑफ द पैक कर सकते हैं उनको, दुर्योधन को। वो जो डिसीजन ले रहे हैं सारे कौरव भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। और तो इधर फिर पांडव जो हैं, पांडव और कुंती ये वापस हस्तिनापुर वापस आए, और धृतराष्ट्र और गांधारी काफ़ी खुश हुए और इनका स्वागत किया गया। भीष्म भी काफ़ी खुश हुए और विदुर वगैरह। और जब पांडव आ रहे हैं तो वो भी काफ़ी अचंभित हैं, जंगल से सीधा राजमहल में आ रहे हैं और उनके लिए भी सब कुछ नया है, और दुर्योधन के लिए भी नया है कि अचानक से फिर एक उनका राइवलरी भी तैयार हो रहा है। हाँ, मतलब अब बांटना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम हिज ब्रदर्स उनको बाकियों में बांटना पड़ेगा। ये कि हाँ ये पहले वाले राजा के बेटे हैं, तो ये भी उसको थोड़ा सा खटक रहा है। और युधिष्ठिर सबसे बड़े भी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पहली बार दुर्योधन के मन में विकार आने लग जाता है। हाँ, यहाँ से दुर्योधन का मन विकार आने लगा, और ये देख के कि उन सभी में सबसे बड़े युधिष्ठिर, सब बोल भी रहे हैं कि हाँ युधिष्ठिर सबसे बड़ा है, वो पांडु का पुत्र है बड़ा, और इन सब राजकुमारों में भी सबसे बड़ा है, तो और फिर था यही राजा बनेगा। चर्चा मिलती है इस बात की किताब में भी कि उन सब में भीम काफी बलशाली थे, तो वो कौरवों को छेड़ते भी बहुत थे, जैसे अब सारे बच्चे अब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसमें भीम थोड़े ज्यादा नटखट थे और मिस्चीवियस थे, पेड़ को हिला रहे हैं तो सारे बच्चे गिर जा रहे हैं, बच्चे को ठेल रहे हैं। तो यहाँ पे एक लड़कपन जिसको कहते हैं, बचपना में, तो यहाँ से फिर दुर्योधन के मन में ये विकार आता है कि भाई अब राजा अगर मुझे बनना, अब दुर्योधन आ गए हैं, सबसे बड़े हैं, तो प्रोबेबली वो तो है ही। और साथ ही साथ अब ये भी देखो ना कि युधिष्ठिर चूंकि हमेशा से एक धर्म परायण रहे हैं और धर्म को लेकर थोड़ा सा क्या गलत है क्या सही है, और सारे भाइयों के बीच में वो एक फिगर हैं धर्म को लेके, तो गलत सही का सारा सभी भाइयों को बता रहे हैं। और ये लोग बाकी लोग भी देख रहे हैं जिस तरह से उनका बिहेवियर है राज के अंदर, सेवक सेविका भीष्म विदुर, तो उनको भी ये लग रहा है कि हाँ ये तो सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं हम, तो मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये सर्वगुण संपन्न है ये। और दूसरी तरफ लीडर ऑफ द पैक दुर्योधन जो है कौरव के तरफ के, उनके दिमाग में आने लगता है कि भाई यहाँ पे मेरे साथ हो सकता है कि भाई युधिष्ठिर क्योंकि सबसे बड़े हैं, सबसे निपुण भी हैं, सबसे ऐसा लग रहा है सबसे एलिजिबल भी हैं, राइट, कि यही युवराज बनेंगे। तो ही स्टार्ट्स टू प्लान थिंग्स which a young boy shouldn't, राइट। वो एक किशोरावस्था में बच्चे को नहीं करना चाहिए, उसके अंदर ये विकार आ रही है। और साथ ही साथ कि अब मुझे वो जो छोटे बच्चे में नहीं आनी चाहिए, और उसके मतलब नहीं आनी चाहिए, फिर भी आ रहा है वो विकार उस जगह तक पहुंच जाता है कि भाई वो उसकी प्लानिंग चल रही है, जो किताब में पुस्तक में लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर धन वन करते रहते हैं, वो ठीक है, अर्जुन खोया सा रहता है थोड़ा सा, नकुल सहदेव छोटे हैं, तो मतलब अगर मैं अपना मेन टारगेट भीम को बना के खत्म कर दूं तो पांडव तो वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। और यहाँ पे उसके मामा भी उसका सहयोग दे रहे हैं, शकुनी, वो जो भी प्लान बना रहा है या rather than stopping him वो शेयर कर रहा है, शकुनी उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ भांजे तू कर। हाँ, वो भी मतलब मामा का अपने भांजे के प्रति वो भी है ना कि आप देखो तो उनकी बहन की शादी एक अंधे से हो रही है, और वो फर्स्ट टाइम जब वो गए हैं भीष्म, तो वहाँ पे सुबल जो शकुनी के पिताजी हैं और शकुनी दोनों ये अपोज, मतलब मन में ये नहीं है कि एक अंधे से शादी हो। और फिर जब वो एक राह तैयार हो गया और किसी तरह वो राजा बन गए, तो अब वो नहीं चाह रहा है मतलब मेरी बहन का हक मारा जाए और उसके नेक्स्ट जनरेशन ही राजा बने। तो इस अपने बहन के प्रेम में कह सकते हैं या भगिनी के प्रेम में वो भी साथ दे रहा है कि हाँ चलो तुम ये करो। और जैसे कि हम बुक में देखते हैं कि एक प्लॉट तैयार किया है जहाँ पे कि हम एक उद्यान में जाएंगे दुर्योधन, और यहीं से दुर्योधन फिर अपने फादर को एक तरह से थोड़ा बहुत हल्का मैनिपुलेशन भी शुरू कर चुका होता है। वो थोड़ा मतलब पिताजी बिगिनिंग ऑफ द
धृतराष्ट्र भी मतलब पुत्र प्रेम में, और ये धृतराष्ट्र को अभी तक ये नहीं लग रहा है कि हाँ इतना इविल हो सकता है वो, कि हाँ पिताजी मैं अपने पांडवों भाइयों के साथ मैं उद्यान जाना चाहता हूँ, वहाँ हम खेलेंगे कूदेंगे। अब धृतराष्ट्र को ये नहीं पता है कि हाँ वो क्या करने वाला है वहाँ पे। ये तो खुश हो रहे हैं कि हाँ चलो भाइयों में दोस्ती यारी बढ़ेगी, और वहाँ पे वो बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ। फिर उद्यान को निर्माण हो रहा है प्रमाण कोटि में, गंगा के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत उद्यान का निर्माण हुआ, जहाँ पे सारे पिकनिक के लिए जाना है, 1-2 दिन रहना है, फिर वापस आना है। तो ये सभी जाते हैं और वहाँ पे दिन में खेल कूद हुआ, आपस में जिस तरह का क्रीड़ा वो कर रहे हैं किए, नदी में नहाए हुए। फिर लंच के समय खाना सबने खाया, और आफ्टर लंच युधिष्ठिर भीम को नहीं देखे तो भीम के पास गए तो देखे भीम सोया हुआ है, और सोचे कि हाँ सोया हुआ है। फिर वो वापस आ गए। शाम के समय फिर वो क्या हो रहा है कि वो भीम को वापस नहीं देख रहे हैं, वापस लौटना है भी सबको है। ये सोच के कि हाँ शायद भीम जो है वो हस्तिनापुर चला जा चुका है, ये सब वापस आ गए। मगर वहाँ पे जब हस्तिनापुर वहाँ पहुँचे तो वहाँ भीम नहीं है। तो थोड़ी सी घबराहट पैदा हुई कुंती और युधिष्ठिर के मन में कि भीम गया तो कहाँ गया, और उसके बाद उनकी खोजबीन शुरू हुई, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हुआ क्या था, हाँ। हुआ ये था कि लंच में दुर्योधन ने भीम को विष दे दिया था, और विष दे के उनको बांध के, और दुशासन दुर्योधन ने मिलकर उनको नदी में फेंक दिया था। और काफ़ी खुश थे अपने सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके, काफ़ी मतलब अच्छे से करके, उनके हिसाब से तो युवराज बन गए। हाँ वो इन सब को टैकल कर लेंगे, जीत जाएंगे। और फिर वो इधर भीम नदी में बहते हुए, गंगा नदी में जब वो बह रहे हैं तो कुछ विषैले सर्प जो हैं वो उन्हें काट लेते हैं। काटने के बाद जो पहले वाला विष है उसका असर जहर को काटता है। हाँ जी, मेरे ख्याल से लाइन यहीं से आई होगी। जहर उनका उतरा और वो सांपों से ही भिड़ गए, क्योंकि होश आने के बाद लगा कि मैं कहाँ हूँ। वो एक पैनिक अटैक में वो सांपों से ही भिड़ गए। तो ये सूचना चली गई नागराज वासुकी के पास, और वो भी आए देखने के लिए। देखे छोटा बच्चा लड़ रहा है, और उन्हीं के साथ नागराज वासुकी के साथ उनके जनरल वगैरह थे, वो आर्यक नाम है उनका, आर्यक हाँ। तो वो देखे तो वो पहचान गए भीम को कि हाँ ये मेरा ही मतलब सूरसेन जो है कुंती के पिता, उनके नाना की साइड से वो हैं। तो वो पहचान गए कि मेरा रिलेटिव है। तो वो फिर इसको लेके आते हैं। वासुकी भी काफ़ी उसके स्किल से और उसकी ताकत से काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन भीम काफ़ी थके हुए हैं विष के प्रभाव से भी, तो वो आराम किए वहाँ पे। और फिर सोने के बाद वो उठें तो उन्हें फिर एक पेय पदार्थ दिया गया, या कैसे दवा दिया गया, औषधि कह सकते हैं। और उस औषधि में लगभग हाथियों सा बल था। पीने के बाद भीम एक की जगह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पी गए, और फिर वो सो गए। और लगभग 1 हफ्ते तक भीम का कोई अता पता नहीं है। फिर अब वो जो वापस होश में आ रहे हैं तो आर्यक उन्हें बोले कि अब तुम वापस जाओ, तुम्हारी माँ भाई परेशान हो रहे हैं। और इधर भीम को लेके ये सब कोई मान चुका कि हाँ भीम अब नहीं है। कुंती भी काफ़ी परेशान है और काफ़ी उदास हैं। और फिर इवेंचुअली फिर भीम वापस आए तो युधिष्ठिर से उनकी पहली मुलाकात हुई। अब वहाँ पे आप जानते हैं कि युधिष्ठिर ने क्या कहा था। हाँ मतलब फिर वही एक यहाँ पे ना मैं इस वजह से भी इस बारे में बात करना चाह रहा था, क्योंकि अभी तक ये दिख रहा है कि पांचों जो पांडव हैं वो मतलब एक तरह से अपना एक कैरेक्टर है उनका, राइट। छोटे बच्चे ऋषियों के साथ रहे तो थोड़ा शांत स्वभाव है, राइट। दूसरी तरफ दुर्योधन और कौरवों के दिमाग में आ चुका है कि भाई ये टारगेट है, इसको ख़त्म करना है। तो इसी में दिखता है फिर जब भीम वापस आते हैं, सबसे बाहर उनको युधिष्ठिर मिलते हैं, राइट। वो पूरी बात बताते कि ऐसे ऐसे हो भैया, मुझे मारने की कोशिश की गई, मैं जहर मिला के नदी में फेंक दिया, फिर मैं ऐसे ऐसे गया। तो वहाँ पे युधिष्ठिर का एक मैच्योरिटी दिखता है कि ठीक है मुझे बता दिया है बट इसको एस्केलेट नहीं करते हैं, मतलब ये बात यहीं ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल हाँ, राइट। वो बोलते हैं कि और किसी को मत बताना, ना माता को पता चलना चाहिए, ना पितामह को पता चलना चाहिए। तो ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। तो एक मैच्योरिटी दिखाता है कि हाँ अगर वो बड़े हैं तो ही इज़ ऑल्सो बिहेविंग लाइक एन एल्डर, राइट। हाँ मतलब ये यहाँ पे ये मुझे बड़ा अच्छा एक नोट हुआ था कि भाई इतने छोटे उम्र में युधिष्ठिर हैज दैट आइडिया कि इस बात को एस्केलेट करेंगे तो और बड़ा होगा, राइट। वो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सभी भाइयों में एक हार्मनी रहे, बने रहे, एक दोस्ती बने रहे। और सहदारता क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं हिंदी में शायद मेरा
ऐसा ही है, सौहार्द बना रहा है। सौहार्द, हाँ। Shit, कुछ और ही वर्ड आ रहा था। ठीक है, सौहार्द बना रहे हैं, बिल्कुल राइट। तो हाँ, फिर उसके बाद यही होता है, वो करके फिर वापस रहने लगते हैं। बट दुर्योधन उसके बाद भी तो एक प्लान किया। हाँ, दुर्योधन उसके बाद दोबारा सेम चीज प्लान करता है, सेम प्लान को एग्जीक्यूट किया, बट इस टाइम युयुत्सु ने प्रायर नोटिफिकेशन दे दिया कि हाँ ऐसा कुछ कांड होने वाला है। बट तब तक भीम को भी पता चल भीम को चुका भी कि और मेरे पे मिल चुकी थी, जिसके बाद विष असर नहीं होने वाला मेरे बिल्कुल। पे, तो वो खाए भी और हंसे भी, और दुर्योधन वो खींच से फिर वापस आ गया। और इस तरह से फिर, और ये सारी चीजें एक्चुअली यहाँ पे ये भी इस बात की चर्चा है कि भीष्म जो थे वो नोट कर रहे थे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। इसी वजह भीष्म का खासकर जो भीम जब गायब हुए तो भीष्म को ये थोड़ा खटका कि अचानक कैसे गायब हो सकता है, खोजने पे भी नहीं मिल रहा है। तो भीष्म को था कि अब ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ सारे राजकुमारों को एक प्रॉपर थोड़ा डिसिप्लिन तो देना होगा, प्रॉपर टीचर की जरूरत है। और यहीं पे हमारे फिर आते हैं, फिर यहीं पे द्रोण की एंट्री हुई है, और द्रोण उन सबको लेके गुरुकुल में लेके आ गए हैं, जहाँ पे हम द्रोण जो एपिसोड शूट किए हैं यहाँ पे, उसमें हम लोग डिटेल में बात किए हैं। और इसमें फिर वहाँ शिक्षा दीक्षा हो रही है, सारे राजकुमार अपना स्किल अपग्रेड कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे इस बात की भी चर्चा आती है कि भाई कर्ण भी थे वहाँ हाँ, शिक्षा जब ले रहे द्रोण थे। जब शिक्षा दे रहे हैं तो कर्ण भी उनके साथ शिक्षा ले तो रहा है। कौरवों पांडवों के साथ मतलब एक तरह से देखिए 100 कौरव, एक युयुत्सु, एक कर्ण, अश्वत्थामा, मतलब 103 उधर और 5 इधर, 108 विद्यार्थी हैं उनके पास। और भी कुछ कुछ होंगे, मतलब जो हमारे कहानी के पात्र लेकिन ये जो हमें बताया जाता है कि द्रोण ने मना कर दिया था कर्ण को। अच्छा, दैट्स अ मिथ, और जाति की वजह से मना किया था, ऐसा कुछ नहीं है, वो शिक्षा ले रहे हैं। हाँ, एक टाइम आता है जहाँ पे, अब कर्ण के बारे में हमें पता है कि वो कुंती के पहले पुत्र हैं, राइट। हाँ बिल्कुल। अभी तक तो हमें पता है क्योंकि कुंती ने वो जो मंत्र है जिससे वो किसी देव का आवाहन कर सकती हैं, वो अपने जब मंत्र मिला उनको जस्ट उसी समय वो आवाहन की थी, और उन्हें कर्ण सूर्य बट चलिए इस कॉन्टेक्स्ट में वो रिलेवेंट नहीं भी है, बट हाँ दिस इज अ फैक्ट, नोटिफिकेशन। हाँ इट इज अ फैक्ट, राइट। तो और दूसरा ये भी है कि कर्ण धृतराष्ट्र के सारथी के पुत्र हैं, अधिरथ के, हाँ, अधिरथ के, राइट। तो वो वहीं रहते थे हस्तिनापुर में। हाँ, इट मेक सेंस कि उनकी भी पढ़ाई साथ में हुई। हाँ, द्रोण के साथ हुई थी, और एक समय आया जहाँ ऐसा नहीं था ही वाज लाइक somebody जो कि इधर उधर भटक रहा है, और बिल्कुल वो हस्तिनापुर में ही थे। अपने पिता और माता के साथ रह रहे थे, राधा और अधिरथ के साथ, इस वजह से उनको राधेय भी बोला जाता है, राइट। तो यहाँ से फिर पढ़ाई वढ़ाई होती है उनके, सबको सीखना वीखना होता है, टेस्ट वेस्ट होते हैं। और इस बीच में कर्ण का एक है कि वो उन्होंने द्रोण से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा प्रकट की। द्रोण वहां मना किए हैं कि मैं ब्रह्मास्त्र की शिक्षा तुम्हें नहीं दूंगा, और वो वहां से वो निकल गए हैं। कर्ण बिल्कुल एक अलग उनका जर्नी है, जहाँ वो परशुराम के पास चले गए। इधर सारे राजकुमार अपना शिक्षा लिए, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की पढ़ाई खत्म हो गई, उनको सबको एक हो गई, अस्त्र को अस्त्र और शास्त्र दोनों फाइनल एग्जाम को जो कह सकते हैं जहाँ पे वो प्रदर्शन करना है उन्हें अपने स्किल्स का। तो एक रंगशाला बनाया गया जहाँ पे सारे हस्तिनापुर के निवासियों को, प्रजा को, और जितने भी डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं, मंत्री हैं, भीष्म हैं, विदुर है, और राजा धृतराष्ट्र हैं, गंधारी, कुंती, सारे सभी लोगों के समक्ष उनको बुलाया गया। और फिर एक एक करके वो सारे अपना स्किल्स को दिखाएं, जैसे युधिष्ठिर भाला और नाना प्रकार के शस्त्र। और दुर्योधन भीम के बीच में गदा युद्ध हुआ, बट वो गदा युद्ध इतना ज़्यादा इंगेजिंग हो गया कि वो एक दूसरे को जान से मारने के लिए टूट पड़े, क्योंकि उनकी राइवलरी पहले से आ रही। फिर अर्जुन आए, नकुल आए, सहदेव आए। अर्जुन लास्ट में आके वो उन्होंने आउटस्टैंडिंग स्किल्स दिखाया, नदी की बारिश करवाया, आग बरसाया, हवा बहाया, हवा चलने लगी, तरह तरह का। और फिर उनका ये प्रदर्शन देख के काफ़ी लोग अचंभित थे, खुश थे, और फिर द्रोण भी प्राउड थे अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट पे, और उन्होंने आके नीचे डिक्लेयर किया कि अर्जुन जो है वो अभी एट प्रेजेंट संसार का सबसे अच्छा धनुर्धर है। और फिर हमारी एंट्री होती है कर्ण की, और वो वापस कहानी में यहाँ जुड़ता है। हाँ, वो वहाँ जो छोड़ के गए थे वापस आए, इन्होंने बैक स्टोरी में उनका है वो, और वापस आए और फिर चैलेंज किए कि नहीं, ये जो भी आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये बेस्ट हैं। बेस्ट तभी हो सकता है जब आप दो लोगों के बीच में सब तुलना करें, और इसने जो किया है मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद उन्हें वो सारे अस्त्र चलाए जो अर्जुन ने चलाया, और फिर बोलते हैं कि मैं अर्जुन को चैलेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगा रवि, क्योंकि यहाँ पे ना एक
बड़ा डिबेटेबल सा सीन है ये, राइट, सीन कह लीजिए या फिर नहीं, यहाँ पे डिबेटेबल है और चैलेंज के समय वो डिबेटेबल बन जा रहा है। हाँ एक्चुअली जब वो बोलते हैं कि भाई अब द्वंद के लिए कि भाई आओ तुम द्वंद करो, तो उसमें भीष्म उनकी हंसी भी उड़ाते हैं कि भाई क्या है, तुम हो कौन? भीष्म नहीं, वहाँ सॉरी भीम भीम के पहले कृप आए हैं। ओके हाँ, और एक रूल है चैलेंज, जब जैसे आप किसी को भी चैलेंज करिएगा किसी भी ड्यूल के लिए, और तो आपको अपना परिचय देना होगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ताकि इस्टेब्लिश हो कि हाँ आप हैं कौन। Correct. तो वहाँ जब परिचय पूछा गया तो कर्ण थोड़े से सकपकाएं और फिर उनके पिता अधिरथ वहाँ पे आए, अपने पुत्र को पहचान गए, वो आए देखने कि तो मेरा ही पुत्र है। तब तक लोगों को पता चल गया कि हाँ ये अधिरथ का पुत्र है। और उस पे भीष्म जो है भीम उन्होंने मजाक किया कि ये तो अधिरथ पुत्र है, ये तो सूत पुत्र है। यहाँ पे दो चीजें आती है, राइट, मतलब अगर आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लोग बोलते हैं कि गलत हुआ, चैलेंज करने देना चाहिए था, इस पे बहुत डिबेट होती है। मतलब कोई कुछ दिखा देता है कि भाई मैं कर्ण अपना परिचय खुद दे रहे हैं, वैसा वो भी सही नहीं है। कुछ लोग ये बोल देते हैं कि नहीं भाई मौका देना चाहिए था, कर्ण इज द बेस्ट, राइट। अब आगे कहानी में हम पढ़ेंगे भी, चर्चा भी करेंगे कि बहुत सारे मौके ऐसे लगे हैं जहाँ कर्ण डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में अर्जुन के साथ वो उस पर उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला नहीं है। बट यहाँ पे एक और चीज़ आती है, लाइक इन द कॉन्टेक्स्ट की राजकुमार, हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए रखा हुआ फंक्शन था जी, राइट। अब मतलब ये वैसी बात हो गई कि राजकुमारों के लिए रखा हुआ फंक्शन था जिसमें कर्ण आके बोल रहे हैं हम चैलेंज कर रहे हैं। मतलब ये वही हो गया कि लेट्स से मैं ABC प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा एनुअल फंक्शन चल रहा है, सारा प्रोग्राम हो रहा है 3 घंटे का, कुछ परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं, लास्ट में बेस्ट टीम अनाउंस किया जा रहा है, सडनली दरवाजा खुलता है और XYZ स्कूल के बच्चे आके बोलते हैं अरे तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि बेस्ट है, हम भी डांस करेंगे, राइट। व्हाट आई मीन तो फिर अगेन आपको वहाँ पे आई कार्ड मांगेंगे ना वो लोग कि भाई ये हमारे स्कूल का फंक्शन है, दिस इज ये ABC पब्लिक स्कूल का फंक्शन है, तुम यहाँ कर ही क्या रहे हो। आपको चैलेंज करना है, डोल करने का एक तरीका होता है विच इज डिफरेंट, राइट। तो मतलब ये बोलना कि नहीं करने देना चाहिए था, आपको आके वहाँ पे नहीं, वहाँ पे आई थिंक द्रोण का ये चैलेंज देना कि बेस्ट है वो भाई उस जगह पे थे बेस्ट, वो आगे जाके प्रूव हुआ भी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्ण बहुत एकदम खराब थे या फिर उनकी धनुर्विद्या अच्छी नहीं थी, बट द्रोण का अपने शिष्य के लिए कॉन्फिडेंस भी था, राइट। द्रोण का ये भी था कि भाई मैंने इसको देखा है बढ़ते हुए, जितनी सिंसियरिटी अर्जुन में थी उतनी उनको किसी में नहीं लिखी वो थी, तो हम जानते हैं, हम अपने रिसर्च में भी देखे कि हाँ एक अननेसेसरी से कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाया जाता है अर्जुन। फिर यहाँ पे दूसरा एक आपको कुछ जो हिंट ऑफ गुडनेस जो दुर्योधन में दिखा, विच इज एक्चुअली वो बहुत मतलब स्ट्रैटेजिकल भी है, राइट। वहाँ पे जब भी उनका उपहास करते हैं तो दुर्योधन आके बोलते हैं कि भाई वो जो हमारे, आप उसको अगर एक वर्ड में सम अप करें कि तो एक कबीरदास की बड़ी अच्छी चौपाई है, राइट। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, बिल्कुल, राइट। तो वहां पे दुर्योधन का कुछ जगह पे जहाँ पे अच्छाई दिखी है, वो एक जगह है कि वो बोलते कि भाई तुम क्यों उपहास कर रहे हो इसका, इसकी विद्या देखो, इसका कौशल देखो, राइट। और फिर उसके बाद वो खुश भी है कि, और ऐसा नहीं कि दुर्योधन कर्ण को नहीं जान रहे पहले से, करेक्ट, वो पहले जानते हैं, तो स्ट्रैटेजिकली वो यहाँ पे उसको राजा भी बना देते हैं अंग प्रदेश का। अब अंग इस वजह से, अब स्ट्रैटेजी बोलिए कि हाँ दुर्योधन स्ट्रैटेजिकल, यहाँ पे हम जियोपॉलिटिक्स देखने जा रहे हैं, हाँ राइट। वो उनको ये पता है कि अंग प्रदेश मगध नरेश जरासंध के डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हाँ, अंग प्रदेश डिस्प्यूटेड टेरिटरी है क्योंकि वहाँ पे मगध नरेश जरासंध भी क्लेम करते हैं, राइट। तो पहली चीज तो उन्होंने उसको इक्वल करके राजा बनाया, एक लॉन्ग टर्म अलाई भी बनाया कि एक ऐसा बंदा जो कि अर्जुन के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है वो दुर्योधन को मिल रहा है, बिल्कुल, राइट। और दूसरा एक ऐसा राज्य दे दिया जहाँ पे कि एक दूसरा एनिमी स्टेट जो है, एनिमी स्टेट कंट्रोल करना चाह रहा है, राइट। सो ही वाज ट्राइंग टू मैनेज अ लॉट ऑफ, मतलब दुर्योधन भी बहुत स्ट्रेटजी वाले थे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे उनकी स्ट्रेटजी दिखती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी।
दोस्त भी बनाया, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को इसके अंदर डाल जिसका दिए, कर्ण के अंदर डाल दिए, और ये मेक श्योर कि वो कर्ण जाके वो जीत ले, जिसका फायदा ताकि बाद में वो हुआ। हस्तिनापुर कर्ण को ने मिल जीत जाएगा। के वो बाद में Obviously, हस्तिनापुर के कर्ण वहाँ लेजेंड्स में गए, दिया, वो हाँ। जरासंध को हराते हैं वो बिल्कुल, वॉर कर्ण में। वहाँ गए हैं और जरासंध को हराए हैं और अंग को अपना क्लेम किए हैं। और मैं अंग इस वजह से भी बार बार थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि मैं भागलपुर से आता हूँ, बिहार में। ओके। राइट। जो एक्चुअली अंग है हम लोग की, चंपा नगरी है वहाँ, चंपा नाला है। चंपा अब चंपा नाला बोला जाता है। हमें भागलपुर छिए भाई, भागलपुर का शायद पुराना नाम चंपा नगरी होगा, मे बी हमें भागलपुर छिए। अच्छा। अंगिका भाषा है वहाँ की, तो मुझे थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टिंग भी है। मगध ऑफ कोर्स बिहार के गया के पास वाली जगह है, राइट। तो कंट्रोल था उनका वहाँ पे, तो दुर्योधन बड़े स्ट्रैटेजिकली उससे चीज हटा भी देते हैं, राइट। और जो बाद में उनको फायदा भी होता है कि कर्ण जाते हैं, जीतते हैं भाई, क्योंकि दोस्त है तो ऑफ कोर्स इट आल्सो कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हस्तिनापुर, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो ये होता है यहाँ पे। फिर मेरे ख्याल से बीच वो ड्वेल, वो जो होता नहीं है चैलेंज वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि सूर्यास्त हो गई है, और बीच में आके बोल देते हैं कि भाई बंद करो अभी, बंद करो, बहुत हो गया आज के लिए। और हाँ, यहाँ पे कुंती अपने पहली बार देखती हैं, पुत्र को देखती हैं और वो रिकॉग्नाइज भी करती हैं, बिकॉज क्योंकि कर्ण पैदा ही हुए थे अपने कवच और कुंडल के साथ, राइट। तो वहाँ पे उनको हल्का सा हिंट मिलता है कि क्या मैं सोच जो रही हूँ वो सही है। बट फिर से कहानी वहाँ पे खत्म होके फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे आई है ना, जब द्रोण ने वापस उनको बुलाया कि और ये पहला इंस्टेंस था जहाँ पे एक काम करने के लिए अर्जुन और कर्ण दोनों जाते हैं, जहाँ कर्ण, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं काम कौन सा है ये। हाँ। तो अगले दिन द्रोण उनको बुलाएं और वापस कि मेरे पास आओ, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो सारे राजकुमार एक्साइटेड है कि हाँ भाई गुरु हैं तो उनको दक्षिणा देना पड़ेगा। तो दक्षिणा में क्या चाहिए गुरुदेव? तो मुझे पंचाल नरेश द्रुपद चाहिए, उसे बंदी लेके आओ। तो क्या रीजन? तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने चर्चा की है द्रोण के बारे में विशेष, मुझे उसने बेइज्जती किया है और मुझे बस पकड़ के लेके आओ। तो पहले कौरव बोले कि हम पहले जाएंगे, और उनके साथ कर्ण भी शामिल हुए। और कोई हस्तिनापुर की कोई सेना नहीं, हस्तिनापुर की सेना कोई भी नहीं, सिर्फ राजकुमारों का ये बस 101 भाई और कर्ण। हाँ, तो ये पहले गए तो हार के आ गए ये कौरव और कर्ण और युत्सु, क्योंकि वहाँ पे पंचाल, इन लोग बिना स्ट्रेटजी के गए थे और कि हाँ हम नंबर हमारा ज़्यादा है और हम तोड़ फोड़ के आ रहे ऐसे हैं वैसे हैं। फिर वहाँ से वो जब खाली हाथ लौटे तो फिर दूसरा प्रयास के लिए पांडवों गए। पांडवों में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ही गए, क्योंकि युधिष्ठिर को बोला गया कि आप यहाँ रुकिए, गुरु के पास रुकिए। और इन्होंने एरो शेप में अटैक किया, फॉर्मेशन किया, जहाँ पे आगे भीम है, रथ पे अर्जुन है और उनके दाएं बाएं पहिए को नकुल सहदेव प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और पेनेट्रेट किया इन्होंने द्रुपद आर्मी में और कुछ ही सन में द्रुपद को पकड़ के लेके आए। और जहाँ पे हम जानते हैं कि फिर द्रोण ने द्रुपद को बोला कि हम बराबर हैं, अब ये आधा तुम्हारा हुआ आधा मेरा हुआ। तो मतलब यहाँ पे ये भी दिखता है कि भाई एक काम करने के लिए कर्ण और अर्जुन दोनों जा रहे हैं और ये पहला कर्ण फेल हो रहे हैं और अर्जुन वहाँ पे जीत के आ रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंसेस, राइट, जहाँ पे एक ही काम के लिए दोनों गए हैं, आइदर आमने सामने हैं। बिल्कुल। फिर इसके बाद भाई वापस ये लोग हस्तिनापुर पहुँच गए। ये लोग हस्तिनापुर आ गए और वापस फिर से राजपाट शुरू हो गई। और फिर से अब चूंकि ये शिक्षा दीक्षा शास्त्र अस्त्र का शिक्षा लेके आए हैं तो अब इनका स्किल्स भी ज़्यादा दिखने लगा है। और युधिष्ठिर ऑब्वियसली मतलब प्रजा के बीच में बहुत पॉपुलर होने जा रहे हैं और सारे लोग इनको पसंद कर रहे हैं, इनके धर्म पे, इनके व्यवहार पे, इनके बातचीत, सारे मतलब मापदंड जो होता है एक राजा, सुयोग्य राजा बनने के लिए, वो सारे वो मापदंड पे खरे उतर रहे हैं। और लोगों में पांडु की झलक भी मिल रही है इनमें कि जैसे राजा पांडु थे वैसा ही ये भी हैं। और प्रजा की दबाव में और सारे मंत्रीगण और भीष्म विदुर के दबाव में एक समय आता है जहाँ पे युधिष्ठिर को युवराज बनाया जाता है, डिक्लेयर तो मतलब दुर्योधन के मन की कुंठा जो है वो और बढ़ भी रही है। दुर्योधन एक तो गुरु दक्षिणा के टाइम में है हारे, फिर अब युवराज भी बनाया जा रहा है। दुर्योधन के अंदर जो डर है वो अब सच होता जा रहा है, वो उनकी कुंठा भी बढ़ रही है। ऑब्वियसली वो कुंठा भी बढ़ गई और जो नहीं चाह रहा है वो होता जा रहा है। और उसकी कुंठा भी वाजिब है, उसके वो शुरू से सुनता आ रहा है कि हाँ अंधे थे पिताजी तो राजा नहीं बनने दिया गया, उनके छोटे भाई को बनाया गया। अब वापस से फिर से मेरे पिताजी अब राजा है तो उनके बेटों को चांस ना देके फिर से वही इतिहास दोहराया जा रहा है। तो उसके अंदर वो है कुंठा। मैसेज आ रहा था। और उसके बाद फिर
ये युवराज बनने के बाद ये कुंठा में दुर्योधन एक फिर से वापस एक प्लान बना रहा है, और इस बार प्लान बहुत ज़्यादा इविल है इन सेंस कि वो अब सारे को मारना चाहता है। मतलब नॉट ओनली भीम बट सारे पांडव के साथ वो चाह रहा है कि अब सारे खत्म हो जाए, मेरे राह कदम बिल्कुल सारा कांटा खत्म हो जाए। वो अपने पिता के पास गया और बोला कि आपने जो युवराज बनाया उससे मेरे को मन को तकलीफ तो हुई, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्या हुआ है, और ये चीज़ और यहाँ से उसका मैनिपुलेशन भी बढ़ गया है दुर्योधन का। हाँ, मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सारे पांडव जो हैं कुछ दिन के लिए यहाँ से जाएं, ताकि मैं थोड़ा सा अपने माइंड को कोप अप कर सकूँ और थोड़ा सा। तो उनके लिए एक महल बनवाते हैं। और तो क्या करना है बेटा, तो बताओ। तो उनके लिए हम एक वारणावत में भेजते हैं, जहाँ कुछ दिन वो रहेंगे, उनको भी थोड़ा मन लगेगा, नए नए राज हैं, बाकी अदर प्रजा से भी वो कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे। तो ठीक है, तुमको जो इच्छा हो रही है वह तुम करो। तो दुर्योधन अपने एक सहयोगी, एक मंत्री से या सेवक से, पुरोचन जिसका नाम होता है, वारणावत में वो एक लाक्षागृह का निर्माण करवाया। और वो लाक्षागृह सिर्फ बर्निंग मटेरियल से बनी हुई, लाख से, मतलब एक चिंगारी और स्वाहा वाला ऐसा है, और काफ़ी खूबसूरत। तो फिर पांडव लोग का एक दिन निश्चित हुआ है कि आप उस दिन जाओगे, और ये किसी तरह संभव विदुर को पता चलती है कि ये मेरे ख्याल से पुरोचन उनका थोड़ा सा कुटिल होता है, तो वो पुरोचन काम कर रही देखे विदुर का आभास होता है। विदुर का वो भी है ना, वो एक महामंत्री है, प्लस नेटवर्क है उनका, स्पाई नेटवर्क। अपने आँख कान सबको वो खोले के रखे हुए हैं, तो उनको पता चला तो सस्पिशियस हुए, और साथ ही वो पांडव, अब वो डायरेक्ट बता भी नहीं सकते हैं, तो वो पांडवों को एक हिंट में बताते हैं कि अब जब वो जा रहे हैं वारणावत की ओर, तो उनसे वो पूछते हैं कि जब तुम वारणावत की ओर जाओगे तो एक पलाश का जंगल होगा, जब पलाश के जंगल में फूल जब आती है तो वो कैसा लगता है। तो युधिष्ठिर बोले कि ऐसा लगता है जैसे कि जंगल में आग लगा हुआ है। जंगल में जब आग लगती है तो कौन सा जानवर सबसे सुरक्षित होता है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि चूहा। क्यों? क्योंकि वो बिल में घुस जाता है ज़मीन खोद के। तो बोलते ठीक है, तुम यात्रा तुम्हारी सफल हो, तुम जाओ अच्छे से रहो। तो ये जो वार्तालाप हुआ है युधिष्ठिर और विदुर के बीच में, वो वार्तालाप भी है, प्लस एक दूसरे लैंग्वेज में भी हो रहा है, वो हिंट भी है। हाँ, तो वो हिंट भी है। तो युधिष्ठिर ये सोचते हुए आए वारणावत, और उन्होंने जब चेक किया अपना महल को, तो वास्तव में वो ऐसे मटेरियल से बना हुआ जो कि तुम तुरंत आग लग सकती है। तो वो सारे भाई शॉक्ड की भाई। और दूसरी तरफ क्योंकि अब पांडव वहाँ जा चुके हैं कुंती के साथ, तो इधर दुर्योधन का भी एक प्लान एक्शन में है कि भाई जिससी की कब ये कंफर्टेबल हो और हम एक चिंगारी मारे, और ये सब खत्म हो जाए। तुरंत ही नहीं, ताकि लोगों को तुरंत नहीं कि मतलब थोड़ा कंफर्टेबल होने दो इनको, तो उनको कंफर्टेबल। अब पांडव भी एक्ट कर रहे हैं कि हाँ दे आर वेरी कंफर्टेबल। वो दिन में आखेट में जा रहे हैं, प्रजा से मिल रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ पांडव बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए हैं। और कुछ दिन बीता, 1-2 महीने, और इस बीच में क्या हुआ कि पांडव भी रात को सो नहीं रहे हैं कि कभी भी वो एक्शन हो सकता है। तो सारे भाई जग रहे हैं बारी बारी, और एक खुदाई भी अंदर से एक सुरंग का भी निर्माण हो रहा है। दूसरे एंड पे विदुर ने अपने सेवकों को भेज जंगल की कर रहे हैं। इधर से यहाँ पे पांडव लोग का भी अपना इंटरनल चल रहा है सुरंग का निर्माण। और इस तरह से बीतते हुए दिन, एक दिन लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो पांडवों ने एक पुरोचन को ही बुला के हाँ कि तुम एक फीस्ट हम करना चाहते हैं, तो आओ, यहाँ भोज है। और वो भोज के लिए उनको सारे लोगों को निमंत्रित किया गया, और लोग आए, और रात में आग लगी। भीम आग लगा के खुद जाके सुरंग में चले जाते हैं, और फिर वो सुरंग से निकल के दूसरी ओर निकल गए। क्योंकि इधर पुरोचन जाके बोल देता है कि आज ऐसा लग रहा है कि आज भोज का आयोजन है, मतलब ये कंफर्टेबल हो चुके हैं, आज अच्छा दिन है। और उसके बाद फिर लोगों को भी लगता है कि पांडव मर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे 6 जली हुई लाश है, एक किसी की भी हो सकती है। और पुरोचन भी उसी में मारा गया, वो उसी आग में भी, अपार्ट फ्रॉम दिस 6 बॉडीज। तो इधर फिर वो दुर्योधन काफ़ी खुश कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा चला गया। अब पांडव काफी मतलब शॉक कि ये भाई तो कुछ अभी तक ठीक था कि आपने भीम को कोशिश की, अब आप पूरे परिवार को माता के साथ मारना चाह रहे हैं। ये लोग फिर वापस नहीं जा रहे हैं, ये लोग प्लान कर रहे हैं वहां से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ा सा क्या करना है लाइफ में, ये सोचते हैं क्या करना है नहीं करना है। और वो डर भी है कि अब गए वापस तो दोबारा से प्रयास होगा, नॉट वर्थ इट। तो ये लोग फिर वापस निकले, और फिर अब ये जंगल घूम रहे हैं। उसी जंगल में ये लोग हिडिम्ब राक्षस से मिलते हैं, जहाँ पे हिडिम्बा से इनकी शादी होती है भीम की, हिडिम्ब को मारने के बाद। हाँ, और उनसे एक पुत्र भी हो रहा है उनका, घटोत्कच।
फिर आगे एक जा रहे हैं एक चक्र नगरी में, जहाँ पे बकासुर को उन्होंने मारा भीम ने, और वहीं पे एक ब्राह्मण परिवार की बेसिकली उन्होंने रक्षा की बकासुर के थ्रू। फिर वो उन्हीं के साथ बहुत दिन रहने भी लग जाते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी दिन उन्होंने जंगल में ही बिताया, और अपना गेटअप भी ब्राह्मण का रख लिया उन्होंने। वो भिक्षा मांग के फिर वापस सारे भाई साहब में मिल रहे हैं, माँ को दे रहे हैं, माँ सब में बराबर बांटो और खाओ, ऐसा चल रहा है। और फिर एक दिन ऐसे ही वो सुनते हैं कि काम्पिल्य, जो कि पांचाल की राजधानी है, कि वहाँ पे एक स्वयंवर होने वाला है यज्ञसेनी कृष्णा का। यज्ञसेनी कृष्णा द्रुपद की पुत्री हैं, और द्रुपद ने अपने यज्ञ से एक पुत्र एक पुत्री का प्राप्त किया है। पुत्र धृष्टद्युम्न है और पुत्री हैं कृष्णा, और इसी कृष्णा का स्वयंवर हो रहा है। तो ये लोग भी जो द्रौपदी के नाम से भी जाने जाते हैं, यज्ञसेनी कृष्णा और द्रौपदी के नाम से भी जानी जाती हैं। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। हाँ बिल्कुल। और इनको फिर ये लोग भी कि हाँ चलो वहाँ यज्ञ हो रहा है तो अवश्य कुछ मिलेगा, क्योंकि ये भिक्षा वगैरह पे अब जीवन जी रहे हैं। तो वहाँ गए तो इन्होंने देखा कि बहुत ही भव्य नगरी है काम्पिल्य, बहुत ही लार्ज स्केल में स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। बहुत अलग अलग कोने से भारत के राजा और महाराजा आए हुए, जैसे दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ, कर्ण, जरासंध, उसके बाद फिर चेदी नरेश, शिशुपाल। और यहीं पे पहली बार इस पूरी कहानी में श्री कृष्ण भी उपस्थित होते हैं। हाँ, हमारे फिजिकल फॉर्म में वो आते हैं। एक चर्चा है उनके बारे में, फिजिकल फॉर्म में यहाँ हाँ, उनके आने से ये भी लगता है कि हाँ अब जो है ना, अब थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। तो वहाँ पे वासुदेव कृष्ण भी आए हैं, हमारे जय संहिता के संचालक हीरो ऑब्वियसली, और अपने भाई बलराम के साथ वो वहाँ पे हैं। और फिर स्वयंवर के बीच में धृष्टद्युम्न एक उद्घोष करते हैं कि ये स्वयंवर द्रौपदी के लिए हो रही है। हाँ, हमने एक ऐसा आयोजन किया है, ये रहा धनुष और ये रहा 5 तीर। धनुष को उठा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के 5 तीर में से एक तीर भी आप अगर जल में देखते हुए ऊपर एक मछली घूम रही है, उसके आँख पे आपको लक्ष्य भेदना है। तो फिर एकदम हलचल मच गई, सब राजा आ रहे हैं, कोई धनुष उठा रहा है, कोई नहीं पा रहा है, किसी से प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ पा रही, ऐसा सारे मतलब फेल हो रहे हैं। तो निराशा बढ़ती चली जा रही है द्रुपद के मन में भी, धृष्टद्युम्न के मन में भी कि क्या हो रहा है। फिर इवेंचुअली फिर कर्ण आ रहे हैं, उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, और जैसे ही जा रहे हैं वो अपना लक्ष्य को भेदने के लिए, तो द्रौपदी का एक आवाज़ आया कि ठहरो, मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूँगी। हाँ, और यहाँ पे ना, यहाँ पे भी एक चर्चा चलती है हर जगह पे कि भाई क्योंकि कर्ण का जवाब ऐसा था कि मेरे अलावा सिर्फ अर्जुन और महादेव ऐसा कर सकते हैं, इसको लक्ष्य को भेज सकते हैं। अर्जुन रहा नहीं, महादेव का यहाँ आने का कोई औचित्य है नहीं, तो ऐसे में तो तुम कुंवारी ही रह जाओगी, राइट। और इसी पे बोला जाता है कि शायद बोलते हैं लोग, चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है कि द्रौपदी को बेइज्जती नहीं करना चाहिए। बट मुझे ये लगता है अगर आप पूरी कहानी को ढंग से भी देखें, महाभारत को, तो पूरे महाभारत में स्वयंवर का मतलब ही है कि लड़की स्वयं के लिए वर चुन रही है। हाँ, अब जैसे हम कुंती का जो स्वयंवर देखते हैं, उसमें क्या था, कुंती ने वॉक किया, पहले देखा उन्होंने, और जिसको वो पसंद की उनके गले में वो वर डाले। टेक्निकली यहाँ बस एक वो कंपटीशन हो गया है। और सिंपल सी चीज है कि हाँ, अगर लड़की नहीं करना चाहती है तो नहीं करना चाहती है, इसमें अब ये कि हाँ कि वो कर्ण कंपटीशन, वो उसको मछली पे निशाना कर सकते थे बिल्कुल, हाँ मार भी देते, लेकिन अगेन चॉइस भी तो कुछ चीज़ होती है। अगर द्रौपदी को नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बिल्कुल, इट्स हर चॉइस, और हर एक औरत को एक चॉइस होनी चाहिए, बिल्कुल। और तो यहीं पे फिर ये होता है, और कर्ण ये उपहास करके चले जाते हैं। फिर महाराज द्रुपद थोड़ा बोलते हैं, यार ये क्या है भाई, मतलब कोई इतना बड़ा साम्राज्य, इतने एक से एक योद्धा, जरासंध, कर्ण, दुर्योधन। तो इसी बीच में भीड़ में बैठे होते हैं पांडव भी। तो अर्जुन उठते हैं क्योंकि उनका पूरा बदल चुका है चेहरा, सब कुछ उनकी। हाँ, और ये भी ना कि अगर आप राज समाज को सुना रहे हैं कि कोई है ही नहीं वीर, और जो वीर होते हैं उनको तो खून खोलेगा, ईगो होता है थोड़ा सा कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो उठ के जाते हैं भाई, धनुष उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और नीचे देखते हैं पहले ही निशाने में लक्ष्य को भेद देते हैं, राइट। एक तरफ पब्लिक बड़ी खुश होती है, लेकिन सारे राजा चिढ़ भी जाते हैं, ऐसे कैसे भाई, तुम एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने वाले जो हो, तुम यहाँ पे आके ये क्या कर रहे हो, राइट।
तो फिर द्रौपदी भी आती हैं, उनको वरमाला डाल देती हैं क्योंकि कंडीशन फुलफिल हुआ है फॉर द्रौपदी। एटलीस्ट ही वाज एबल टू डू समथिंग जो कि और कोई कर ही नहीं पाया था पूरे भारतवर्ष के राजाओं में, राइट, वीरों में। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट होता है, राइट। वो होता है वरमाला पहला देती हैं, फिर सारे राजा वाजा खड़े हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे, तुमने ये क्यों कर दिया, तुम कैसे लेके जा सकते हो, राइट। फिर वहाँ पे शायद शल्य आते हैं जिनको भीम उठा के फेंक, गला दबा के हाँ, फेंक भीम जो शल्य जो मामा हैं, बिल्कुल, वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उनको भीम उठा के फेंक दिए। कर्ण फिर एक तीर धनुष लेके वो चलाना शुरू किए अर्जुन पे, अर्जुन ने उनके सारे तीरों को काट डाला। तो कर्ण भी शॉक्ड कि ये कैसे कर रहा है ये। हाँ बिल्कुल। तो बोले भी वहाँ पे कि धन्य है तुम्हारे गुरु जो तुम्हें ऐसी शिक्षा दी है, क्योंकि अर्जुन और स्वयं महादेव के अलावा कोई मेरे तीर को कोई काट नहीं सकता था, कि मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूँ, ब्राह्मण, राइट। फिर ये होता है, फिर वहाँ से लेके जो पांचों ब्राह्मण के रूप में पांडव हैं, पांचाली को, अब पांचाली नहीं अभी बनी नहीं है, वो द्रौपदी को लेके अपने कुटिया में